नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि अमेरिका और ईरान में सीज फायर और बातचीत के लिए कौन गिड़गिड़ा रहा है। 5 दिन के लिए हाफ सीज फायर कर चुके डोनाल्ड ट्रंप के कंप्लीट सीज फायर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसमें घंटे बचे हैं 44, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि 5 दिन या उससे पहले ही बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ईरान से डील नहीं होगी, यानी बातचीत कुछ नहीं और तेल जलाया 12 आना, क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं कर रहा है। ईरान ने सीधे कहा कि उसे सबसे पहले युद्ध से हुए नुकसान का कॉम्पनसेशन मुआवजा दिया जाए। ईरान ने मुस्लिम देशों को चेतावनी दी है, कहा है कि वो अमेरिका से दूरी बनाकर रखें। इसे चेतावनी समझिए, धमकी समझिए, क्योंकि ईरान को जहां भी अमेरिकी ठिकाने मिलेंगे वो उन्हें निशाना बनाएगा। इस पर ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है। आज सवाल उठता है कि बार बार अपनी ही बातों को गलत ठहराने वाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान के कब्जे की बात करके किस एक्शन की भूमिका तैयार करते हैं। क्या अब अमेरिका ऑपरेशन खार्ग आइलैंड शुरू करने जा रहा है? क्या इन 5 दिनों में अमेरिका एक लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे हटा था कि हम आपके पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे? अब डील और बातचीत पर खुद ट्रंप टाल मटोल करके ट्रंप नए एक्शन के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे कि अमेरिका के लिए खार्ग का मार्ग बड़ा कठिन है, और ये भी बताएंगे कि अमेरिका अगर खार्ग द्वीप की ओर बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चलकर खार्ग के मार्ग में उसकी कब्र खुद सकती है। अमेरिका की, दोनों की, जिसकी भी होगी, अमेरिका की या फिर ईरान की। जहां अमेरिका अपने युद्धपोत और पैराट्रूपर्स रवाना कर चुका है, वहीं ईरान ने खार्ग में सैन्य तैनाती बढ़ाने के लिए खार्ग के आसपास सी माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। और इन युद्धपोतों को पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा, और खार्ग की ओर जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान का कब्जा हटाना जरूरी है। अगर ऐसा हो गया तो भी अमेरिका को खार्ग तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। आज आपको बताएंगे कि अगर अमेरिका खार्ग पर कब्जे के लिए बढ़ता है तो क्या वाकई ईरान, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई पर कब्जा कर सकता है? और मोटापे से जूझती अमेरिका की सेना कैसे इन देशों को ईरान के कब्जे से बचाने में नाकाम हो सकती है? लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इस काउंटडाउन से करना चाहते हैं, जो ये बता रहा है कि अगले 44 घंटों में जब राष्ट्रपति ट्रंप का हाफ सीज फायर खत्म हो जाएगा, तब ये युद्ध कहां जाएगा। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की किल्लत के कारण पूरी दुनिया इस युद्ध की तपिश को महसूस कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध सीज फायर की तरफ नहीं बल्कि मिस फायर की तरफ जा रहा है। मिस फायर का मतलब होता है गलत दिशा में जाना, गलत दिशा में फायर करना। इस युद्ध के कारण दुनिया के 113 देशों में पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 113 देशों में। और अनुमान है कि अगर ये युद्ध अगले 10 दिन और 10 दिन, सिर्फ 10 दिन और जारी रहता है, तो दुनिया के सामने वैश्विक मंदी का बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। वैश्विक मंदी आई तो कई लोगों की नौकरियां जाएंगी, उद्योग बर्बाद होंगे, भूखमरी का संकट पैदा होगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के पहिए जाम हो जाएंगे। लेकिन ईरान और अमेरिका इस बात को समझ नहीं रहे। ईरान अब भी कह रहा है कि उसकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले अभी नए बयान दिया है, और नए बयान में कहा है कि ईरान लड़ाई में बेकार है, बातचीत में माहिर है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज 18वीं बार यह दावा किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत कर रहा है, जबकि ईरान कह रहा है कि उसने तो अमेरिका के 15 शर्तों के प्रस्ताव को कब का कूड़ेदान में फेंक दिया है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका ईरान के साथ कोई डील कर भी पाएगा। सुनिए। They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. तो कह रहे कि दे आर लाउजी फाइटर्स, यानी वो लड़ाके अच्छे नहीं हैं लेकिन ग्रेट नेगोशिएटर्स, यानी
जब बात डील की आती है तो वो सौदेबाजी अच्छी करते हैं। अब जब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही कह दिया है कि उन्हें नहीं लगता है कि अमेरिका ईरान के साथ डील कर पाएगा, तो ये सवाल जरूरी हो जाता है कि अगर डील नहीं हुई तो फिर क्या होगा? तो फिर ये युद्ध और भीषण होगा और इस युद्ध में अब ऐसे घुमावदार मोड़ आएंगे जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिए हैं। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ इस युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये इस युद्ध का अंतिम चरण है और अगर बातचीत से शांति नहीं आई तो वो पूरी ताकत झोंक देंगे और ताकत से शांति लाएंगे। और यहां ताकत का मतलब ये होगा कि अमेरिका भी ईरान पर इस युद्ध का सबसे बड़ा, सबसे घातक हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी झूठी नहीं होती। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ऐसा जरूर होगा। सुनिए। If Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि शनिवार तक राष्ट्रपति ट्रंप का हाफ सीज फायर फुल सीज फायर में बदल जाएगा। लेकिन हालात बता रहे हैं कि ये युद्ध एक ऐसे खतरनाक तूफान की तरह है जो बहुत जल्द दुनिया से टकराकर एक नई बर्बादी लाने वाला है, क्योंकि जो लोग फैसले ले रहे हैं, आप सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू है जो हर हाल में ईरान की बर्बादी चाहते हैं, और तीसरी तरफ ईरान जो कि इस युद्ध में पूरी दीवार की तरफ भेजा जा चुका है और अब उसको किसी चीज के खोने का डर ही नहीं है। आज इजराइल ने ईरान के बंदर अब्बास शहर पर हवाई हमले किए, जिसमें ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी की मौत हो गई। अब ये कौन थे? अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ईरान का बंदर अब्बास शहर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तटीय सीमा पर मौजूद है, ये देखिए, और यहां से दुबई 240 किलोमीटर, सिर्फ 240 किलोमीटर दूर है, यानी दिल्ली से सिर्फ आगरा जितनी दूरी समझ लीजिए। इजराइल का दावा है कि आईआरजीसी का नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी इसी बंदर अब्बास शहर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नियंत्रित कर रहा था और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने वाले यही कमांडर थे। 3 मार्च को जब पहली बार यह खबर आई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना शुरू कर दिया है, तब इसके पीछे अली रेजा तंगसीरी का ही दिमाग था। ईरान का यह अधिकारी पिछले 8 सालों से आईआरजीसी की नौसेना की कमान संभाल रहा था। ये पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसी ने ये योजना बनाई थी कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करते हैं तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कैसे बंद करेगा, कैसे युद्ध में हथियार बनाएगा। इसने ये रणनीति भी बनाई थी कि अगर अमेरिका के युद्धपोत पर्शियन गल्फ में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए ईरान क्या करेगा। लेकिन अब इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के इस नेवी कमांडर को खत्म कर दिया है और इसका सीधा संबंध खार्ग आइलैंड से माना जा रहा है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे समझाती हूँ और ये बताती हूँ कि क्यों खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए इजराइल ने इस नेवी कमांडर को मारा है। क्या ये एक बड़े प्लान का पहला कदम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वापस कैसे, ईरान का रास्ता वहां से था, ऐसे में उस पर कब्जा करने का। देखिए, अमेरिका की नौसेना को अगर ईरान के खार्ग आइलैंड पर पहुंचना है तो एक बार तो सबसे पहले आपको पूरा लोकेशन समझा दे, क्योंकि अगर इस रास्ते से जाना है तो ये आप देख रहे हैं, ऊपर ईरान है, इधर सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, यहां से जाना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करना होगा, क्योंकि खार्ग द्वीप यहां पर है। जूम इन कीजिए, ये है खार्ग द्वीप, छोटा सा आइलैंड, हमने आपको कल बताया था ना, 4.5 किलोमीटर चौड़ा, 8 किलोमीटर लंबा, बस इतना ही है। लेकिन ये ईरान का ऑयल टर्मिनल है, यहीं से 90% तेल ईरान का लोड होकर जाता है। तो अब अमेरिका को कैसे पहुंचना है? अमेरिका की नौसेना को अगर ईरान के खार्ग आइलैंड पर पहुंचना है तो उसके लिए उसको एक ही रास्ता है और वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब इस रास्ते से होकर गुजरना मुश्किल है। अमेरिका के पास इसके अलावा कोई दूसरा नया रास्ता है नहीं जहां से वो अपने युद्धपोत खार्ग आइलैंड तक भेज सके। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करना है,
तो इसके लिए समुद्री मार्ग को ईरान के कब्जे से छुड़ाना ही होगा। तो अब देखिए, अब हम आपको ये पूरा आइलैंड का जो हमने कल भी आपको दिखाया था, ये जल्दी से दिखा दे रहे हैं कि ये आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई क्यों 1988 में एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने इस खार्ग आइलैंड की बात की थी, तो वजह सिर्फ इतनी है कि यहीं से 90% ईरान का तेल लोड होता है। ये ऑयल टर्मिनल है, 4.5 किलोमीटर पूरे इलाके में लंबी लंबी पाइपलाइंस यहां बिछी हुई हैं और ऑयल रिजर्वॉयर्स है। तो 8 किलोमीटर लंबी इसकी चौड़ाई है, पूरा जो एरिया है वो 22 किलोमीटर है। अब समुद्री मार्ग को ईरान के कब्जे से छुड़ाना ही होगा। अगर इससे पहले वाला मैप दिखाइए, अगर अमेरिका के इन जहाजों को, नौसेना को पहुंचना है तो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है तो आपको सबसे पहले यहां पर नियंत्रण जो इस वक्त ईरान का है उससे निपटना होगा। ऐसा तभी मुमकिन होगा जब इस समुद्री इलाके से ईरान की IRGC की पकड़ को कमजोर करने में अमेरिका कामयाब होगा। और यही करने के लिए बंदर अब्बास में इस जगह पर इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी को हवाई हमले में मारने का दावा कर दिया है। ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों तंगसीरी को मारकर इतना खुश हो रहा है इजराइल, क्योंकि बंदर अब्बास में यह हमला हुआ है। ये वाली जगह है, जूम इन कर दीजिए। ईरान की जो नौसेना का पूरा कमांड है इस इलाके में, यहीं से कंट्रोल हो रहा था, और उसी नौसेना को पीछे धकेलने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इसी वजह से अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नेवल माइंस हटाना जरूरी है, क्योंकि यहां पर अगर जो माइंस बिछा दिया है ईरान ने, अगर उनको हटाते नहीं है तो यहां से पार करना अमेरिका के युद्धपोतों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इजराइल और अमेरिका की रणनीति है कि ईरान की नौसेना को इस इलाके से पीछे धकेला जाए, किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाए गए नेवल माइंस को खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें दो चीजें होगी। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा और इसी समुद्री मार्ग से कच्चे तेल और नेचुरल गैस की आपूर्ति बहाल हो जाएगी। और दूसरा, इस समुद्री मार्ग के खुलने के बाद अमेरिका के भी 3 युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खार्ग आइलैंड की तरफ जा सकेंगे। अब ये देखिए कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिका का कब्जा करने में कितना समय लगेगा। बहुत मुश्किल है ये। अमेरिका ने अपने 2 बड़े युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किए हैं। इनमें USS ट्रिपोली हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया आइलैंड पर है, जहां से वो अगले 1 हफ्ते में अरब सागर तक पहुंच जाएगा। तो ये हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है। 2000 पैराट्रूपर्स अगर पहुंचते हैं तो शनिवार तक खार्ग पहुंच सकते हैं। और यहां पर इन पैराट्रूपर्स का लैंड करना कितना सेफ होगा नहीं होगा, अब उस पर भी आते हैं। युद्धपोत दूसरा जो है वो है USS बॉक्सर, जो कि 19 और 20 मार्च को सैन डिएगो से रवाना हुआ है, और ये युद्धपोत 15 अप्रैल से पहले अरब सागर में नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा युद्धपोत जो कि 2000 पैराट्रूपर्स का है, जो इसी हफ्ते के शनिवार तक मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में खार्ग आइलैंड के पास पहुंच जाएगा। और इस टाइमलाइन से पता चलता है कि अमेरिका शनिवार तक अपने 2000 पैराट्रूपर्स को खार्ग आइलैंड पर उतार सकता है, और इसके बाद USS ट्रिपोली को, जो ट्रिपोली है, उसको मार्च के आखिर या फिर अप्रैल की शुरुआत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खार्ग आइलैंड की तरफ भेजा जा सकता है। हालांकि इसमें भी चुनौतियां कई हैं। अगर अमेरिका का ये युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरह पार कर लेता है, तब भी इसे 483 किलोमीटर दूर खार्ग आइलैंड पर पहुंचने में 12 से 14 दिन का वक्त लगेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस युद्धपोत की स्पीड 33 से 41 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्थिति में अगर अमेरिका की वायुसेना पैराट्रूपर्स खार्ग आइलैंड पर कब्जा करते हैं तो उन्हें 12 से 14 दिन तक इन युद्धपोत के आने का इंतजार करना ही होगा। हालांकि ईरान अभी ये मानकर चल रहा है कि अमेरिका के ये पैराट्रूपर्स, वायुसेना के लड़ाकू विमान खार्ग आइलैंड तक जरूर आएंगे, और इसीलिए ईरान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हमने बीते दिन आपको तस्वीरें भी दिखाई थी खार्ग आइलैंड। CNN के मुताबिक पैराट्रूपर्स को रोकने के लिए ईरान ने खार्ग आइलैंड पर IRGC के जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया है। वायुसेना को रोकने के लिए खार्ग आइलैंड पर नए एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। तो जब पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही है तो इसमें कोई सरप्राइज फैक्टर बचा नहीं है, और ऐसे में खार्ग के आसपास युद्धपोत को रोकने के लिए खार्ग आइलैंड के चारों तरफ नेवल माइंस को बिछाने का काम ईरान ने शुरू कर दिया है।
खतरनाक बात तो यह है कि ईरान के पास 3 तरह के नेवल माइंस हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 से 5,000 नेवल माइंस सदाफ सीरीज के हैं। इन्हें समुद्र के तल से रस्सी के सहारे लटकाकर बांधा जाता है और अगर कोई युद्धपोत उस जगह से गुजरता है तो उस वक्त इन नेवल माइन से टकरा गया, तुरंत धमाका। इसके बाद ईरान के पास महम सीरीज के नेवल माइंस हैं, जिन्हें स्मार्ट बॉटम माइंस भी कहते हैं। दावा है कि खार्ग आइलैंड पर ईरान ने सीरीज के नेवल माइंस को बिछा रहा है। इन माइंस से जहाज का टकराना जरूरी नहीं होता, इसकी जगह ये माइंस जहाज की आवाज ही सुन ले, मतलब सेंस कर ले, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर ले, पानी में उसके दबाव को सेंस कर ले और फिर वो खुद ब खुद फट जाती है। तो टकराना जरूरी नहीं है। और ईरान के पास रॉकेट माइंस भी है, जिन्हें EM-52 कहते हैं। इसका मतलब बड़े जहाज, बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके खिलाफ होता है। इन रॉकेट माइंस को समुद्र के तल पर लगाया जाता है और वहां से जब ये किसी जहाज को सेंस करते हैं तो इस माइन से एक रॉकेट लॉन्च होता है और वो जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर नष्ट हो जाता है। ईरान की इस तैयारी से आप ये समझ सकते हैं कि उसे बात का आभास हो गया था। ये हम आपको दिखा रहे हैं खार्ग आइलैंड की तस्वीरें। बहुत खूबसूरत द्वीप है ये। अमेरिका बहुत जल्द खार्ग आइलैंड पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेने वाला है। हालांकि अमेरिका ऐसा करे उससे पहले ईरान की तरफ से एक खतरनाक धमकी दी गई है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB के लाइव प्रोग्राम में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ मुर्तजा समियारी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई भी गलती की तो उनकी सेना UAE, बहरीन और कतर जैसे देशों पर हमला कर वहां कब्जा कर लेगी और मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। सुनिए। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप ने बात उठा ली। कुछ ही देर पहले अपने प्रेस के संबोधन में उन्होंने ये बात उठा दी है कि ईरान तो खाड़ी के देशों पर कब्जा करना चाहता है। अगर ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की एक गलती उसे बहरीन, कुवैत और UAE पर कब्जा करने के लिए मजबूर कर सकती है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हमने पहले भी देखा था, अमेरिका और इजराइल ने जब हमला किया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि रमजान के महीने में मुस्लिम देशों पर ईरान हमला कर देगा, लेकिन उसने ऐसा कहा और कर दिया। साल 1990 जब गल्फ वॉर लड़ा गया था तब इराक ने भी यही किया था। उस वक्त सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की कोशिश की थी और अब ईरान भी ऐसा करने की धमकी दे रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ईरान से इन देशों की दूरी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। कुवैत की सीमा ईरान से 23 किलोमीटर दूर है, 23 किलोमीटर। UAE की सीमा सिर्फ 72 किलोमीटर दूर। सऊदी अरब की सीमा 151 किलोमीटर दूर, कतर की सीमा 192 किलोमीटर दूर और बहरीन की सीमा 206 किलोमीटर दूर। समुद्र और जमीन के रास्ते किसी देश पर हमला करने के लिए ये दूरी ज्यादा नहीं है और ईरान जैसे देश के लिए तो ये और भी आसान है। ईरान के पास 6.5 लाख सैनिकों की फौज है और ये फौज इतनी बड़ी है कि खाड़ी के मुस्लिम देश मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर हमने दिखा दिया है। अगर खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान की सेना समुद्र और जमीन के रास्ते UAE पर कब्जा करने की कोशिश करती है तो UAE के पास इस सेना को रोकने के लिए सिर्फ 65,000 सैनिक हैं, 65,000। एक एक करके हर देश का देखिए। ईरान के पास कितने? 6.5 लाख। UAE क्या मुकाबले में कितने हैं? 65,000। इसी तरह कुवैत के पास सिर्फ 78,000 सैनिक है। कतर के पास तो केवल 27,000 सैनिकों की ही फौज है। बहरीन के पास 19,000 सैनिक हैं सिर्फ फौज में, जबकि सऊदी अरब के पास सबसे ज्यादा 2,47,000 जवानों की फौज है। अगर हम इन सारे देशों की सेना को मिला दें तो भी कुल मिलाकर इनके पास 4,36,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास अकेले 6.5 लाख सैनिक हैं। इनमें भी कतर, कुवैत, बहरीन जैसे जो छोटे छोटे देश हैं उन्हें ईरान की इस धमकी से ज्यादा खतरा है। कतर का कुल क्षेत्रफल 11,637 वर्ग किलोमीटर, जो ईरान की राजधानी तेहरान के क्षेत्रफल से भी 7,000 वर्ग किलोमीटर कम है। एक ईरान में कतर जैसे 142 देश समा सकते हैं, इसीलिए क्षेत्रफल के लिहाज से कतर को ईरान से ज्यादा खतरा है। इसके बाद बहरीन भी काफी छोटा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 787 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे दिल्ली शहर का भी आधा है। एक ईरान में बहरीन जैसे 2,094 देश समा सकते हैं।
और इसीलिए अगर ईरान बहरीन पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को भेज रहा है तो यहां भी वो बहरीन पर हावी रहेगा। यही स्थिति कुवैत की है। कुवैत ईरान की सीमा से सिर्फ 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर दूर है। एक ईरान में कुवैत जैसे 92 देश समा सकते हैं। इसीलिए अगर ईरान कुवैत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक है और इसको संजीदगी से लेना होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका इन देशों को ईरान से बचा लेगा तो उन लोगों को ये आंकड़े भी जरूर देख लेने चाहिए। यूएई में अमेरिका के 3 से 4 हजार, कतर और कुवैत में 10-10 हजार, बहरीन में 7 हजार, सऊदी अरब में 2 से 3 हजार जवान तैनात हैं और इन अमेरिकी सैनिकों के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ही एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि ईरान ने खाड़ी के मुस्लिम देशों में अमेरिका के कुल 12 सैन्य ठिकानों को इतनी तगड़ी मुश्किल पहुंचाई है, तगड़ा नुकसान पहुंचाया है कि अब अमेरिका के सैनिकों को अपने बेस छोड़कर होटल्स में, ऑफिसेज जैसी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इन अमेरिकी सैनिकों का खुद कोई ठिकाना नहीं और जब ये खुद ही मदद का इंतजार कर रहे हैं तो ये खाड़ी देशों की क्या मदद कर पाएंगे। उल्टा ईरान अमेरिका के इन सैनिकों को चुन चुन कर मारने की योजना बना रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में लोगों को यह संदेश भेजा है कि अगर वो अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन उसे टेलीग्राम ऐप के जरिए बताते हैं तो ईरान अमेरिका के इन सैनिकों को खत्म करने के लिए हमले करेगा। ईरान अमेरिका को कैसे आंखें दिखा रहा है, कैसे उसे खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है, उसे मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाना चाहती हूं। एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ईरान ने जारी किया है जिसमें इजराइल और खाड़ी के जो तमाम देश हैं उन पर दागी जा रही मिसाइलों पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं और यह बताया गया है कि अगर अमेरिका के जवान जमीन के रास्ते ईरान में घुसते हैं तो उन्हें ताबूत में यहां से वापस लौटना होगा और ये पोस्टर्स लगाकर ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग रहा है। देखिए, साल 2003 जब अमेरिका ने इराक युद्ध शुरू किया था और अपनी सेना को इराक की जमीन पर उतारा था, तब अमेरिका के उस वक्त के रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने कहा था कि यह युद्ध 6 दिन या ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते चलेगा, लेकिन उनका यह अनुमान गलत साबित हुआ। यह युद्ध 8 सालों तक चला था, 8 सालों तक। और इस इराक युद्ध में अमेरिका के 4,500 सैनिक मारे गए और बहुत सारे विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अमेरिका एक बार फिर से इराक युद्ध की गलती ईरान युद्ध में दोहरा रहा है। हालांकि साल 1988 में द गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो अगर जिमी कार्टर की जगह होते तो खार्ग आइलैंड में अपनी सेना को भेजकर उस पर कब्जा कर लेते और ईरान को घुटनों पर ले आते। और अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ईरान के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की सोच हमेशा से एक जैसी रही है। देखिए नीचे पोस्ट क्या है। पोस्ट है खार्ग आइलैंड पर 1988 का डोनाल्ड ट्रंप का बतौर एक बिजनेसमैन दिया हुआ इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं होता तो खार्ग आइलैंड पर कब्जा करता। उसको कोट करते हुए कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि अमेरिका की जो सोच है, डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है, वो पहले की ही तरह है, यानी उसी स्तर पर वो सोच रहे हैं। जो कोई उसके विपरीत सोचता है उसने राष्ट्रपति ट्रंप को सही से समझा ही नहीं है। इस बयान का मतलब यह है कि कैरोलाइन लेविट ये इशारा दे रहे हैं कि अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा करके ईरान को घुटनों पर ला सकता है और अपनी जीत इस युद्ध में घोषित कर सकता है। हालांकि अमेरिका का सोचना है, लेकिन दुनिया यही मानती है कि इससे युद्ध और भीषण हो जाएगा। ये युद्ध वैसे ही आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, अब पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील होगी या नहीं होगी। ये 15 सूत्री कार्यक्रम देते हैं, वो 5 सूत्री कार्यक्रम लेकर आते हैं। अब तक दोनों देशों ने एक दूसरे के सामने जो शर्तें रखी, उन शर्तों के साथ ये युद्ध कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ना तो ईरान कभी ये बात मानेगा कि उससे परमाणु हथियार बनाने का अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया जाए, वो कभी नहीं मानेगा। उसकी मिसाइल रेंज की क्षमता को भी सीमित कर दिया जाए, वो उसके लिए कभी नहीं मानेगा। और ना ही अमेरिका इस बात को स्वीकार करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के दावे को कानूनी मान्यता दी जाए जो ईरान चाहता है, और उसे इस युद्ध का मुआवजा भी मिले। ऐसा लगता है कि इन शर्तों ने अमेरिका और ईरान की बातचीत को शुरू करने से पहले ही डेड एंड पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये युद्ध
एक दलदल जैसा बन गया है। जैसे दलदल में कोई चीज अंदर धंसती जाती है, ठीक उसी तरह से इस युद्ध में हर दिन अमेरिका और ईरान अंदर धंसते जा रहे हैं इस युद्ध में। अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये युद्ध बातचीत की पटरी पर बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखते हैं क्या होता है। इससे ये सवाल भी उठता है कि अगर अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू नहीं होगी और राष्ट्रपति ट्रंप का 5 दिन का हाफ सीज फायर, जो हमने आपको डेडलाइन शुरू में दिखाया था, वो खत्म हो जाएगा, तो फिर इस स्थिति में अमेरिका क्या करेगा? ऐसी स्थिति में अमेरिका के अहंकार को ज्यादा चोट पहुंचेगी। राष्ट्रपति ट्रंप इसके बाद ईरान पर ज्यादा हमले कराएंगे और ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन अमेरिका को इससे साफ जीत नहीं मिलेगी। डील नहीं होने पर ईरान के लिए भी हालात कठिन बन जाएंगे। ईरान पर दबाव पहले से ज्यादा होगा, उसकी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी। लेकिन ईरान कोशिश करेगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गला चोक करके, यानी दबा कर रखे, ताकि पूरी दुनिया के लिए ये युद्ध बहुत महंगा हो जाए। मतलब लड़ाई अमेरिका इजराइल से है, लेकिन इसकी चोट हर देश तक पहुंचे। दुनिया अमेरिका के पास जाकर कहे युद्ध रुकवाओ, और यही दबाव ईरान के हक में जाएगा। इस स्ट्रैटेजी पर वो काम कर रहे हैं। पिछले 27 दिनों से चल रहे इस युद्ध में इतनी बात तो समझ में आ ही गई है कि अगर अमेरिका के पास ताकत यानी पार है, तो ईरान के पास भी दबाव बनाने की क्षमता यानी लेवरेज है। और जब हालात दलदल जैसे बन जाएं, तो युद्ध में जीत नहीं बल्कि लेवरेज से शर्तें तय होती हैं, और अभी इसमें ईरान अमेरिका से आगे नजर आ रहा है। संक्षेप में कहें तो इस युद्ध का अंत हार और जीत में नहीं होगा, बल्कि असली खेल तो यह है कि किसकी शर्तों पर समझौता होगा। जिसकी भी शर्तें मानी जाएंगी, अपर हैंड उसी का रहेगा, यानी जीत उसी की मानी जाएगी। इस युद्ध से पहले क्या कहा जाता था? हमने भी कई बार आपके सामने कहा है, कई लोगों से आपने सुना होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल, एआई इज द न्यू ऑयल, सेमीकंडक्टर चिप्स आर द न्यू ऑयल। इसका अर्थ क्या है? वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक वक्त पर पूरी दुनिया में तेल का ही सिर्फ खेल होता था। तेल को सबसे ज्यादा कीमती चीज माना जाता था। लेकिन उसके बाद एक दौर ऐसा आया इस युद्ध से पहले, जब लगता था डेटा सबसे कीमती चीज है। यानी नए तेल की परिभाषा एक तरह से डेटा को माना गया कि भाई जिसके पास डेटा है वही किंग है, जिसके पास एआई टेक्नोलॉजी है वही किंग है, जिसके पास सेमीकंडक्टर चिप्स है वही किंग है। लेकिन हकीकत क्या है? आज जिस तरह से तेल की किल्लत ने पूरी दुनिया को अस्थिर कर दिया है, उससे यही पता चलता है कि ऑयल इज ऑयल, इवन डेटा नीड्स ऑयल। यानी तेल से बढ़कर कुछ नहीं है, ऑयल ही ऑयल है, असल ऑयल। कच्चे तेल की अहमियत ही तो याद दिलाई है, और इसी के कारण आज अमेरिका हो, इजराइल हो, ईरान पर इस युद्ध को रोकने का दबाव बन रहा है। और यही ऑयल इज नॉट वेल की पूरी कहानी है। बहरहाल अब तक आप यही सवाल सुन रहे होंगे कि अगर अमेरिका ने इस युद्ध को रोक दिया तो क्या इजराइल भी युद्ध को रोकेगा? हमने भी आपके सामने ये सवाल रखा, क्या बेंजामिन नेतन्याहू मानेंगे? लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इजराइल ने भी इस युद्ध को रोक दिया तो क्या रशिया इस युद्ध को रोकेगा? लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने हमें 10 तेल टैंकर का तोहफा दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो जो तोहफा बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लगता है उससे उन्होंने आज सुबह उठने के बाद, इस वक्त अमेरिका में सुबह हो रही होगी, सुबह उठने के बाद उन्होंने पर्दा हटा दिया है। ईरान ने हमें 10 तेल टैंकर का तोहफा दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ईरान ने हमें सभी टैंकर्स पर पाकिस्तानी झंडा लगा था, और हमें ये 10 टैंकर्स उन्होंने दिए हैं पाकिस्तानी झंडे वाले। 8 तेल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है अभी अभी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सुबह का वक्त अमेरिका में, और सुबह का वक्त होते ही डोनाल्ड ट्रंप जागने के बाद एक नई बात रोज कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने 5 दिन वाली बात की कि इस पर हमला नहीं करेंगे, पावर प्लांट पर। फिर कल कहा कि हम मुझे गिफ्ट दिया है ईरान ने। अब बताया है कि पाकिस्तान के झंडे वाले 10 तेल टैंकर उन्हें गिफ्ट में मिला है। सभी टैंकर पर पाकिस्तानी झंडा लगा था, ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। It's a lot of ships. And we got some and they got some. We paid for the ships. A lot of money left over. And Venezuela has done better now with us. Call it a partner, call it whatever you want.
we've made a lot of money, and they've made a lot of money. We've paid for the cost of that military hit many, many times over. तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर कर रहे हैं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका एक हिस्सा आपने सुना। और वहीं पर जागने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक नया शगुफा छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जो तोहफे की बात वो कर रहे थे, वो दरअसल उन्हें 10 तेल टैंकर्स मिले हैं, और ये 10 तेल टैंकर्स पाकिस्तान के झंडे वाले टैंकर्स हैं। अब देखिए, रशिया के राष्ट्रपति भी आज व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध में खिलाड़ियों के खिलाड़ी बनकर निकले हैं। और इस युद्ध के कारण जानते हैं रशिया कच्चा तेल बेचकर कितना पैसा कमा रहा है? जितना पैसा वो कमा रहा है, उसे देखते हुए वो कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो। आप आंकड़े देखिए, इस युद्ध से पहले रशिया कच्चे तेल और नेचुरल गैस के निर्यात से पूरे महीने में $12 बिलियन यानी लगभग 1,12,000 करोड़ रुपए कमाता था, जो पहला आप देख। मार्च महीने में रशिया की ये कमाई दोगुनी हो गई है। अभी तो महीना खत्म भी नहीं हुआ है। रशिया ने मार्च महीने में कच्चा तेल, नेचुरल गैस बेचकर $24 बिलियन यानी 2,25,000 करोड़ रुपए कमा लिए। रशिया हर दिन 7,146 करोड़ रुपए का कच्चा तेल और गैस इस वक्त बेच रहा है। अगर अगले कुछ हफ्तों तक ये युद्ध जारी रहता है तो रशिया कच्चे तेल और नेचुरल गैस के निर्यात से इस साल $218.5 बिलियन यानी 20,54,000 करोड़ रुपए कमाएगा, जिसमें रशिया को 7,89,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त एक्स्ट्रा कमाई होगी। ये देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया इस वक्त, जिसको कहते हैं ना आम भाषा में, पैसे कूट रहा है। अगर ये युद्ध 6 महीने तक खींचता है तो रशिया अनुमान से 188% ज्यादा पैसे कमाएगा। उसका रेवेन्यू 36,37,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। और ये तब होगा जब इस युद्ध से पहले तक रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण 26,000 से ज्यादा प्रतिबंधों की वो मार झेल रहा है। सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब सोचिए, जिस देश ने प्रतिबंधों के कारण अपना कच्चा तेल भारी डिस्काउंट पर बेचा हो, अगर उस देश को आपदा में अवसर मिल जाए तो ये युद्ध उसे खूब पैसा कमा कर दे रहा है, तो वो देश क्यों चाहेगा कि ये युद्ध जल्दी खत्म। आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि वो रशिया को ईरान युद्ध का फायदा नहीं उठाने देंगे और ब्रिटेन कच्चा तेल ले जाने वाली रशिया की शैडो फ्लीट के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऐसे जहाजों को जब्त किया जाएगा। सुनिए, रशिया की तरह इजराइल भी नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो। इजराइल इस युद्ध को अपने लिए इतिहास का सबसे बड़ा अवसर मान रहा है, जब वो अपने दुश्मन देश ईरान और लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म कर सकता है। आप ये तस्वीरें देखिए कि आज भी इजराइल ने लेबनान में कितने भीषण और बड़े हमले किए हैं। लेबनान में अगर ईरान के बाद सबसे ज्यादा कहीं पर मौतें हो रही हैं तो वो इसी लेबनान में हो रही हैं। और इजराइल को ये लगता है कि ईरान के खिलाफ तो खैर अमेरिका के साथ वो युद्ध लड़ ही रहे हैं, निर्णायक युद्ध आर पार की लड़ाई होगी ही, लेकिन यही वो मौका है जब वो लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकी संगठन, जो कि हमेशा उनके लिए खतरा रहा है, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। देखिए, आज इजराइल लेबनान युद्ध की चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें एक नया मोड़ आया है। इजराइल अब दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। वो दक्षिणी लेबनान को के जो दोनों देशों के बीच का एक बफर जोन बनाना चाहता है। इजराइल का मानना है कि दक्षिणी लेबनान का वो हिस्सा रहेगा, उसके कब्जे में रहेगा, ये एक बफर जोन रहेगा, मतलब लेबनान उसके आगे नहीं आ सकता है, तो बीच का हिस्सा इधर वो खुद भी वहां नहीं जाएगा ज्यादा, लेकिन उसके सैनिक रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर एक बफर जोन, लेबनान में एक बफर जोन के बनने से हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीधा टकराव बंद हो जाएगा। हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट होने वाला एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसे ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है, और लेबनान में वो राजनीतिक रूप से भी एक्टिव है। यानी हिजबुल्लाह के कुछ आतंकी सांसद की तरह लेबनान की संसद में भी बैठते हैं और इजराइल पर हमले भी करते हैं। इजराइल की कोशिश यह है कि वो दक्षिणी लेबनान में अपनी सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर लितानी नदी को तक एक बफर जोन बनाए, और यहां पर साल 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के खत्म होने पर अपनाए गए यूएन रेजोल्यूशन 1701 के नियम लागू। इस नियम के तहत बफर जोन में केवल सरकारी सैन्य बलों को ही हथियार रखने की अनुमति है। अगर ऐसा हुआ तो इस पूरे क्षेत्र में हथियारबंद हिजबुल्लाह आतंकियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि लितानी नदी के आसपास का क्षेत्र हिजबुल्लाह का गढ़ है और इसीलिए इजराइल यहां तक बफर जोन
बनाकर अपना नियंत्रण बनाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए थे, जिसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सैन्य ऑपरेशन में अब तक लेबनान में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों इमारतें तबाह हो चुकी हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। स्थिति यह है कि इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत तक हमले कर रहा है। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के हर संदिग्ध ठिकाने पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। हालांकि साल 2024 में इनके बीच युद्ध विराम हो गया था और उस वक्त अमेरिका और फ्रांस ने बीच बचाव करवाया था। युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक लेबनान सरकार को जिम्मेदारी दी गई कि वो हिजबुल्लाह के सारे हथियार छीन लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो दोबारा से इजराइल पर हमले ना करें। उस वक्त किसी को नहीं अंदाजा था कि लेबनान सरकार के लिए हिजबुल्लाह को रोकना लगभग नामुमकिन था। लेबनान सरकार कई बार कह चुकी है वो हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करना तो चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए सक्षम ही नहीं है। इस बार इजराइल ने लेबनान में इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है कि लेबनान सरकार भी घबरा गई। इसी वजह से लेबनान ने पहली बार इजराइल के साथ सीधी बातचीत की पेशकश करते हुए ईरान के राजदूत को ही देश छोड़ने को कह दिया। वही ईरान जो हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे आतंकी संगठनों को पैसे देता है। लेबनान ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसके पास हिजबुल्लाह की तुलना में छोटी सेना है, इसीलिए वो उनसे नहीं निपट सकते, उन्हें मदद चाहिए। यानी वो चाहते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर दे, लेकिन लेबनान का नुकसान ना हो। ये बात आपको हैरान कर रही होगी कि एक देश की सरकार अपने यहाँ के आतंकी संगठन को खत्म नहीं कर पा रही है। दरअसल लेबनान सरकार मजबूर है और हिजबुल्लाह को खत्म करना सच में उनके लिए बच्चों का खेल नहीं है। ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह केवल एक आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि लेबनान की राजनीति का भी हिस्सा है। साल 2022 चुनाव थे और लेबनान के चुनाव में हिजबुल्लाह ने 13 सीटें जीत ली। आप सोचिए कि आतंकी संगठन होते हुए भी वो संसद में 13 सीटों तक पहुंच गया, और ये अचानक से नहीं हुआ। 1980 के दशक में जब लेबनान वॉर हुआ, तब इजराइल ने दक्षिण लेबनान से पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने की ठान ली। उस दौर में पीएलओ इजराइल पर रॉकेट हमले किया करता था। इजराइल ने जमीनी ऑपरेशन चलाकर दक्षिण लेबनान पर कब्जा कर लिया था और उसकी सेना बेरूत तक पहुंच गई। इस जंग में लेबनान से पीएलओ तो खत्म हो गया, लेकिन एक नया इजराइल विरोधी संगठन खड़ा हो गया। ईरान की मदद से शिया मिलिशिया ग्रुप्स थे हिजबुल्लाह नाम से एक संगठन बना लिया। ईरान उन्हें पैसा, हथियार, युद्ध की पूरी ट्रेनिंग, सब कुछ देता रहा। एक ही काम था उनका, ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर इजराइल के खिलाफ लड़ते रहना। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम आतंकी संगठन था। वो यहूदी बहुल इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था। इस वजह से उसे लेबनान में हीरो की तरह देखा जाने लगा कि भाई ये तो यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपने प्रति जन समर्थन को देखते हुए हिजबुल्लाह ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बनवाए, जिससे लोगों को यह लगा कि हिजबुल्लाह ही उनकी आवाज है। लेबनान में गृह युद्ध के खत्म होने के बाद साल 1992 में हिजबुल्लाह के राजनीतिक विंग ने पहली बार चुनाव लड़ा, 8 सीटें जीती। 8 सीटें जीतने के बाद यहीं से हिजबुल्लाह लेबनान का एक ऐसा ताकतवर हथियारबंद संगठन बन गया जिसके राजनीतिक पहुंच भी थी। शिया मुस्लिम आतंकी संगठन होने की वजह से ईरान से भी बाहरी मदद मिल रही थी। और आज ये स्थिति है कि हिजबुल्लाह लेबनान सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है। उसके पास लेबनान की सरकारी सेना से भी ज्यादा बड़ी आतंकी सेना है और वो राजनीतिक रूप से देश में किंग मेकर की भूमिका में भी है। पूरी दुनिया ईरान युद्ध के अपडेट्स चेक करती रही और उधर यूक्रेन ने रशिया के 3 बड़े ऑयल डिपो पर हमले करके उनके कच्चे तेल के निर्यात पर बड़ी चोट पहुंचा दी। तेल ठिकानों पर हमले को लेकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के चर्चे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन ने रशिया के जिन ऑयल डिपोज पर हमला किया है उससे रशिया का करीब 40% कच्चा तेल निर्यात होता है। तो एक तरफ तो रशिया खूब कमाई कर रहा है, लेकिन यूक्रेन लगातार अब ऑयल डिपोज पर चोट कर रहा है। इस हमले के बाद इन डिपो से रशिया के कच्चे तेल का निर्यात बंद हुआ, जिससे उसे नुकसान भी काफी झेलना पड़ा। ईरान युद्ध के बाद से रशिया की चांदी हो गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया रशिया के तेल आयात कर सकती थी। हमने आपको दिखाया अभी कुछ देर पहले कि कैसे जबरदस्त इजाफा हुआ है, लगभग दोगुनी कमाई वो कर रहा है। रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक है और ईरान वॉर की वजह से उसने $100 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चे तेल बेचना शुरू कर दिया।
लेकिन यूक्रेन के इस हमले ने उसके कच्चे तेल की सप्लाई में बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। हम आपको मैप पर वो लोकेशन दिखाते हैं जहां यूक्रेन ने बड़े ड्रोन अटैक्स किए हैं। पहला है ब्लैक सी में नोवोरोसिस्क और बाल्टिक सी में प्रिमोस्क और उस्तलुगा, इन ऑयल डिपोज पर यूक्रेन ने अटैक किए हैं। रशिया प्रतिदिन करीब 50 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। 20 लाख बैरल कच्चा तेल यानी करीब 40% कच्चे तेल का निर्यात इन्हीं 3 ऑयल डिपो से किया जाता था। यूक्रेन के इस हमले से पहले रशिया ने भी लवीव पर भयानक हमले किए। रशिया के ड्रोन हमले वहां की यूनेस्को हेरिटेज साइट पर किए गए थे, जिससे बड़ा नुकसान पहुंचा। इसी हमले के बाद यूक्रेन ने बड़े बड़े जो ऑयल डिपोज हैं उन पर हमला करके रशिया को आर्थिक चोट पहुंचाई है। आज आपको ये देखना चाहिए, जब पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त ईरान पर है, इजराइल पर है, तो रशिया और यूक्रेन में अलग ही युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, ईरान युद्ध के बीच कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में बाधा पहुंची है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता है कि भारत में इसकी वजह से लॉकडाउन लग जाए। आजकल ईरान युद्ध को लेकर एक अफवाह फैली हुई है, खूब फैलाई जा रही है कि ईरान युद्ध की वजह से कोविड काल की तरह देश में लॉकडाउन लग सकता है। लोग परेशान हैं, एक दूसरे से फोन पर जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन कब से लगेगा, कब तक लगेगा, वो इस दौरान क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि आप ऐसी तमाम अफवाहों से दूर रहिए। हम आपको साफ सीधे सपाट शब्दों में कहना चाहते हैं कि देश में किसी तरह से लॉकडाउन लगाने की कोई खबर नहीं है, ना ही सरकार इसको लेकर फैसला कर चुकी है। दरअसल देशवासियों में डर फैलाने के लिए कुछ जमाखोरों ने इस तरह की अफवाह फैलाई है। सरकार इस तरफ कोई भी इशारा अब तक सरकार ने नहीं किया है कि वो लॉकडाउन लगाएंगे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। इसीलिए ये जमाखोर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, कीमतें बढ़ाने का मौका ढूंढ रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन की अफवाह इसलिए फैली है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पर ईरान युद्ध को लेकर चिंताएं जाहिर की, देशवासियों से हर तरह की चुनौतियों से लड़ने को तैयार रहने की अपील की। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में कहीं भी लॉकडाउन या गैस या कच्चे तेल की किल्लत का कोई जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कुछ मुनाफाखोरों ने अपने झूठ की मिलावट कर दी, अफवाह फैला दी कि लॉकडाउन लगने वाला है। आप सुनिए, हम आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनाते हैं, बयान सुनिए, अफवाहों पर बच जाइए। कई लोग तोड़ मरोड़ कर अलग अलग तरीके से नई बातें उसमें जोड़कर फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। यहां इंसान मर जाए तो शोर होता है और इंसानियत मर जाए तो सब खामोश। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।